अचानक से मैट चिल्लाते हुए आती है लॉर्ड कार्कस। उस बच्ची में किसी न किसी प्रकार की समस्या है क्योंकि वो अचानक से ही बेहोश हो गई है। लॉर्ड कार्कस उन सब से बातें करते रहते हैं और यह सुनकर वो अचानक से शॉक हो जाते हैं कि आखिर उस छोटी बच्ची को क्या हुआ। वो जल्द से वहां से टीएन के कमरे की ओर जाते हैं और वो दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं टीएन। लेकिन टीएन मैट की बाहों में लेटी हुई थी और वो घबराते हुए कह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है। और यह कहते कहते ही टीएन मैट की गोद में बेहोश हो जाती है। यह सब देखकर लॉर्ड कार्कस चिल्लाते हुए कहते हैं, सबसे पहले उसे आरामदायक कपड़े पहनाया जाए और फिर उसे आराम करने दिया जाए और जल्द से डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाए। यह सुनकर मेड जल्दी से वहां से उठती है और टीएन को गोद में उठाते हुए जाते जाते कहती है, यस माय लॉर्ड, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। टीएन को आरामदायक बेड पर सुलाया जाता है और लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या था। यह सुनकर मैड कहती रहती है कि जब उन्होंने खाना खाना शुरू किया तो उन्हें अचानक से ही वॉमिटिंग होने लगी। मुझे लगता है कि अचानक से इन्हें भोजन करने की वजह से पेट में कुछ खिंचाव हो गया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और चारों ओर घबराते हुए देख रही थी और पता नहीं उस समय उन्होंने क्या क्या महसूस किया होगा। लॉर्ड कार्कस टीएन को इस हालत में देखकर चिंतित थे और लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि काइडे, आखिर यह बच्ची अब कैसी है। काइडे, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर हैं, वो कहते रहते हैं कि कुपोषण गंभीर है और उनकी विकास दर उनके जैसे बच्चों की तुलना में काफी धीमी है। युवा बीस्ट अक्सर सो जाते हैं यदि उनमें नींद की कमी होती है, इसीलिए आपको उनके सो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड कार्कस सीट पर बैठते हुए कहते हैं कि यह तो राहत की बात है और सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि वो एस्ट्रियन में रह सकती है और इसके अलावा मैं उसे वो सब दे सकता हूँ जो वो चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उसी वक्त उसे बता देना चाहिए था कि यह उसका ही घर है और उसे अब किसी भी बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेड्रिक इस बारे में चिंतित था और वो कहता है कि क्या आप पितृत्व परीक्षण करवाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया का मामला है। और यह सुनकर लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि हाँ, मैं यह जरूर करवाऊंगा क्योंकि हमें पितृत्व साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और एस्ट्रियन के घरेलू रजिस्टर में भी बच्चे का पंजीकरण करने की भी जरूरत है, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। लॉर्ड कार्कस टीएन के बालों को एक कैंची से काटते हैं ताकि वो इससे डीएनए टेस्ट कर सके। लॉर्ड कार्कस उन बालों को बटलर को देते हुए कहते हैं कि इन बालों के साथ श्राइन में पैतृक परीक्षण का अनुरोध करें और इसके लिए मेरे बाल पहले से ही श्राइन में मौजूद हैं। और बटलर उन बालों को लेते हुए कहता है, यस माय लॉर्ड। लॉर्ड कार्कस टीएन के सिर को जेंटली सहलाते हुए सोचते रहते हैं कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि मैं किसी न किसी दिन आपको ढूंढ ही लूंगा, इसीलिए मैंने पहले ही अपने बालों को श्राइन में सौंप रखा था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इसके लिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। लॉर्ड कार्कस वहां से खड़े होते हुए कहते हैं कि बच्ची को जगने से पहले हमें यहाँ से अब चलना चाहिए ताकि वो आराम से आराम कर सके। सेड्रिक प्रिंसियान से कहते रहते हैं कि योहानेस, मुझे लगता है कि अब हमें भी महल में जाना चाहिए और वैसे भी हम पहले से ही कार्यक्रम में जाने के लिए काफी लेट हो चुके हैं। प्रिंसियान टीएन की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं आपसे अलविदा कहना चाहता था लेकिन अब यह संभव नहीं है, लेकिन हम अगली बार जरूर मिलेंगे टीएन। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अचानक से एक व्यक्ति कहता रहता है, कार्सस, कार्सस, आखिर वह छोटी बच्ची कहाँ है, मुझे जल्दी से बताओ। वह व्यक्ति और कोई नहीं अल्फियस इवाल्ट है जो कि एस्ट्रियन के ड्यूक है। वह लेपर्ड क्लैन के लीडर हैं और एस्ट्रियन परिवार के मुखिया भी।
जिन्होंने अपनी गरिमा को कभी नहीं खोया है और वास्तव में वह साम्राज्य के लिए एक स्तंभ हैं। अचानक से उन्हें यहाँ देखकर बटलर सोचता रहता है कि क्या वह अचानक से अपनी गरिमा को भूल गए हैं। बटलर आश्चर्य में था और कहता रहता है कि क्या आपका हिज मैजेस्टी द एम्परर के साथ रात्रि भोज नहीं था। और ड्यूक एल्फियस कहते हैं कि क्या यह सच में महत्वपूर्ण है। मैंने सुना कि मेरी ग्रैंड डॉटर जिसे कि मैंने मरा हुआ समझा था वो वापस अपने घर लौट आई है। लॉर्ड कार्कस भी वहाँ आ जाते हैं और वो उनकी ओर जाते हुए कहते हैं कि आखिर वह छोटी बच्ची कहाँ है। क्या आप इस बारे में निश्चित है कि वह लीना की ही बच्ची है। और लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि मैंने पितृत्व परीक्षण का अनुरोध किया है लेकिन यह निश्चित है कि वह लगभग मेरी ही बेटी है पिताजी। उसकी ब्लैक पर्ल आइज से लगता है कि वो एक स्नो लेपर्ड है जिसे कि नेस्ट्रियन ने छुपा रखा था। यह सुनकर ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द उस बच्ची से मिलना चाहता हूँ। और लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि अभी वो ओलिवियर के पुराने कमरे में आराम कर रही है और अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आपको चुपचाप उसके कमरे में जाना होगा और उसका चेहरा देखकर आराम से बाहर आ जाना है। यह सुनकर ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। ओलिवियस जेंटली धीरे धीरे टीएन के बेड के पास जाते हैं और टीएन आराम से सो रही थी। वो टीएन को देखकर बहुत खुश थे और उसे देखकर सोचते रहते हैं कि मेरी बच्ची, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी बच्ची इस दुनिया में है और मुझे यह जानकर अब बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। ड्यूक ओलिवियस इसके बाद बाहर आ जाते हैं और वो कार्सस से कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर नेस्ट्रियन ने हमें बच्ची के जन्म के बारे में क्यों नहीं बताया। और लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि क्योंकि वो लीना की संतान है इसीलिए वो संभवतः उसे नहीं जाने देना चाहते होंगे और ऐसा लगता है कि अब तक उसने वहाँ बहुत ही कठिन समय बिताया होगा क्योंकि योहानेस क्राउन प्रिंस उससे पहली बार मिले थे तो उन्होंने उसके बारे में बताया था कि वो उन्हें कैसे मिली थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि टीएन किसी चीज से भाग रही हो जैसे कि वो किसी सपने में हो और कोई उसका पीछा करते हुए कह रहा हो कि आप बहुत ही ज्यादा बेकार हैं और नेस्ट्रियन परिवार पर एक कलंक हैं और आप अभी तक इतनी उम्र की हो चुकी हैं लेकिन आपने अभी तक किसी भी प्रकार की एबिलिटी को नहीं दर्शाया है और इसके अलावा आपने अपनी माँ को मार दिया और इस दुनिया में जन्म लिया। और टीएन भागती जाती है और कहती रहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। यह कहते हुए टीएन अचानक से जाग जाती है और सपने से बाहर आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उसे पसीने आ रहे थे। वो ऊपर की ओर देखती है और उसे ऊपर की छत दिखाई देती है। उसे देखकर वो सोचती है कि यह कितनी अजीब सी छत है। टीएन जल्दी से बैठ जाती है और सोचती रहती है कि हाँ यह सच है कि मैं अब एस्ट्रियन परिवार में हूँ और मैंने इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी उन्होंने मुझे इतने अच्छे बिस्तर पर सुलाया है। टीएन दरवाजे की ओर देखती रहती है और सोचती रहती है कि क्या उसे अब यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा और क्या वो अब यहाँ पर रह सकती है। टीएन बाहर की ओर जाती रहती है कि अचानक से उसे सुनाई देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें तुरंत ही मार देना चाहिए था और यह सुनकर टीएन शॉक हो जाती है। यह सुनकर टीएन घबराने लगती है और सोचती रहती है कि ग्रैंडफादर ने ठीक कहा था कि वो उसे मारना चाहते हैं और मेड्स भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार इसीलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सच है कि इस परिवार के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। उस बात को कुछ समय हो जाता है और रात हो जाती है। यह देखकर टीएन हल्के से दरवाजे को खोलती है ताकि कोई आवाज ना हो और धीरे से बाहर निकलती है।
टीएन को वहां से जाते हुए कोई भी नहीं दिखाई देता है और यह देखकर वो जाते जाते सोचती रहती है कि इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे यहाँ से जल्द भागना चाहिए, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि क्या कहा आपने, वो बच्ची गायब हो गई और गार्ड्स कहते रहते हैं कि जब हमने वहाँ के गार्ड बदले तो हमने देखा कि वो वहाँ नहीं है, इसीलिए हमने सभी सैनिकों को कह दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढे। लॉर्ड कार्कस अपने फायर मैजिक को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि आप सभी को विशेष रूप से सावधानी बरतनी है ताकि वो छोटी बच्ची भयभीत ना हो। लॉर्ड कार्कस कहते हैं सैलमेंडर उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढो जो कि एक स्नो लेपर्ड है, उसकी आईज गोल्डन कलर की है और उसके हेयर व्हाइट कलर के हैं। लॉर्ड कार्कस सोचते रहते हैं कि आखिर आप कहाँ गई छोटी बच्ची, और अभी तक तो मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, अगर मैंने आपको ढूंढ लिया तो मैं आपको इस बार अच्छे से इस बारे में बताऊंगा। सैलमेंडर जल्द ही टीएन को ढूंढ लेता है और वो कहता रहता है कि छोटी बच्ची बेसमेंट में है और वो रो रही है। वो वही बच्ची है जिसके व्हाइट कलर के हेयर हैं और गोल्डन कलर की आईज हैं। यह सुनकर लॉर्ड कार्कस जल्दी से वहां आते हैं और टीएन एक कोने में घबराई हुई बैठी हुई थी और वो डर से कांप रही थी। टीएन घबराते हुए कहती रहती है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए ग्रैंडपा, मैं वापस से नेस्ट्रियन परिवार में लौट आऊंगी और मैं इस बारे में गलत थी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिए। लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि चाइल्ड यहाँ मेरे पास आ जाइए और वो धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ते रहते हैं और टीएन बड़बड़ाते हुए कहती रहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। लॉर्ड कार्कस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते रहते हैं कि आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, मेरी बच्ची मेरे पास यहाँ आ जाओ। लॉर्ड कार्कस को पास आते देखकर टीएन अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वो बात मानूंगी और आपका कहना मानूंगी। और यह देखकर ड्यूक कार्कस कहते रहते हैं कि घबराइए मत और चिंता मत कीजिए। टीएन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो रोते हुए अपने मैजिक का यूज करती है और कहती रहती है कि मैंने बस इतना ही करना सीखा है, इसीलिए प्लीज मुझे मत मारिए। वहाँ चारों ओर गोल्डन कलर की रोशनी ही रोशनी छा गई थी। यह देखकर ड्यूक भी सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कहीं यह वही तो नहीं जो वो समझ रहे हैं। टीएन बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और यह सेकंड बार था जब उसने अपने मैजिक का यूज सेकंड बार किया था और वो बहुत ही कमजोर थी, इसीलिए बेहोश हो जाती है। टीएन जाग जाती है और उसके पास उसके पिता बैठे रहते हैं और वो स्माइल करते हुए कहते हैं बच्ची क्या आप उठ गई। टीएन उन्हें देखकर सरप्राइज थी और वो सोचती रहती है कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो उससे नफरत करते हैं। टीएन सोचती रहती है कि लेकिन मुझे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, जैसे कि वो उसकी परवाह करते हैं। क्या सच में मैंने उस वक्त उनसे दयालुता के शब्द सुने थे। लॉर्ड कार्कस स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने आपको जगा दिया, लेकिन आपको इसे जल्दी से खत्म करना होगा और इसके बाद आराम करना होगा ताकि आपको बेहतर महसूस हो सके। और यह व्यक्ति खाइडी है जो कि एस्टियन परिवार के डॉक्टर हैं और अब से आपके स्वास्थ्य की देखभाल यही करेंगे। और खाइडे अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए बाव करता है और कहता है यंग लेडी आप चाहें तो मुझे काइडे कह सकती हैं। टीएन यह सब देखकर आश्चर्य में थी और वो कहती है कि आखिर आपके फैमिली डॉक्टर मेरा इलाज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे यह अच्छे से याद है जब वो नेस्ट्रियन परिवार में थी तब जो लोग उस परिवार के सदस्य होते हैं डॉक्टर उन्हीं का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जब वो नेस्ट्रियन परिवार में थी और जब उसे सिर में चोट लगी थी तो उन्होंने उसे पहुंचने के लिए साफ कपड़ा भी नहीं दिया था।
टियन कहती रहती है कि मैं एक एस्ट्रियन नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम एस्ट्रियन है, इसीलिए क्या आप अगर मेरा इलाज करेंगे तो क्या यह सही होगा। यह सुनकर लॉर्ड कार्कस अपनी मुट्ठी को कसते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने इस छोटी बच्ची के साथ किया क्या है कि वो ऐसा कह रही है। लॉर्ड कार्कस टियन से कहते हैं कि छोटी बच्ची, आपको पता है कि आपकी आइज का कलर कौन सा है। यह सुनकर टियन कहती है कि मेरी आइज का कलर गोल्डन है। लॉर्ड कार्कस कहते रहते हैं कि यही प्रूफ है कि आप मेरी बेटी हैं और एस्ट्रियन परिवार की एक सदस्य भी। जब तक आपके पास इस तरह की गोल्डन आइज है, इस संपत्ति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपकी ना हो। यह सुनकर टियन अपनी मुट्ठी को कसती है और कहती है कि इसका मतलब यह है कि मैं इस एस्ट्रियन स्टेट में रह सकती हूँ। और लॉर्ड कार्कस कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ रह सकती हैं और इसके अलावा आपको खराब भोजन को खाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ इस तरीके से रहने की जरूरत है जैसे आपका अस्तित्व नहीं है, और ना ही आपको स्टोरेज रूम या बंकर में रहना पड़ेगा। लॉर्ड कार्कस स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करते हैं और कहते हैं कि आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप यहाँ आराम से शांति से रह सकती हैं। यह सुनकर टियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स किसी ने भी टियन को कभी नहीं कहे थे। लॉर्ड कार्कस खाइडे से कहते रहते हैं कि आप भी अब थक गए होंगे, इसीलिए आपको अपने एग्जामिनेशन को जल्द ही खत्म करना चाहिए। और यह सुनकर काइडे कहते हैं कि यस मार्किस। टियन खाना खाती रहती है और सोचती रहती है कि उस वक्त उसने किसे कहते हुए सुना था कि वो उसे मारना चाहते हैं, और उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ग्रैंडपा की आवाज हो। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है, लेकिन अगर पिताजी ने कहा है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ तो यह सब ठीक ही होगा, है ना। मेड टियन के लिए पुडिंग की एक प्लेट लेकर आती है और वो कहती है कि यंग लेडी, अगर आपने अपना सूप खत्म कर लिया तो आप इसे ट्राई कीजिए। और क्या आपको पता है इस डिश के लिए किचन में कितना शोर मच रहा था। और यह शेफ हेड की पुडिंग है जिन्होंने की आपके लिए आरामदायक और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। और जैसा कि दिखाई दे रहा था किचन में, वो कहते रहते हैं कि आखिर हमारी यंग लेडी कुपोषण कैसे हो सकती है। टियन कहती है कि ठीक है, और मेड पुडिंग को चम्मच से खिलाते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मीठी है जो कि आपके मूड को ठीक कर देगी, इसीलिए आप इसे चक्कर देखिए। वो पुडिंग बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी और टियन क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि यह सबसे ज्यादा डिलीशियस चीज है जो कि मैंने पहली बार खाई है। और मेड यह सुनकर कहती है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आपको यह पसंद आया। टियन कहती रहती है कि क्या मैं सच में यहाँ रह सकती हूँ, और मेड स्माइल करते हुए कहती है कि आप बेशक यहाँ रह सकती हैं और जो आपकी इच्छा हो वो खा सकती हैं, और आपकी इच्छा हो जैसे ही आप यहाँ रह सकती हैं, इसीलिए आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ स्टेट में खुशी से रहना चाहिए। टियन कहती रहती है कि मैं क्या मेड के साथ भी रह सकती हूँ। वो सोचती रहती है कि वो बहुत ही ज्यादा वार्म और काइंड है, इसके अलावा वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। यह सुनकर मेड भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि यंग मिस उसके साथ रहना चाहती है। मैं टियन से स्माइल करते हुए कहती है कि मेरा नाम रे है, और टियन कहती है क्या आपका नाम रे है। जब तक आपको कोई पर्सनल मेड नहीं दी जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगी। और टियन कहती है कि अगर जब वो मेड आ जाएगी तो क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। रे अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि सही बात यह है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। और वो
वो यह है कि मैंने आपकी पर्सनल मेड बनने के लिए अप्लाई किया है। टीएन कहती है क्या सच में, और रे कहती रहती है कि हाँ सच में, इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। टीएन यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो अपनी पुडिंग को खाते हुए कहती है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। रे कहती रहती है कि जल्द ही आपका कमरा भी तैयार होने वाला है, भले ही यह कमरा आपको असुविधाजनक लगे, लेकिन आपको थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी जब तक हम आपके लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार कर लेंगे। यह सुनकर टीएन आश्चर्य से सोचती रहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह कमरा पहले से ही बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर है और वैसे भी मेरे साथ अभी तक बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी ओर ड्यूक अल्फियस कहते रहते हैं कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। आप कहते हैं कि उसे आराम की जरूरत है, फिर भी आप मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर का चेहरा भी नहीं देखने दे रहे हैं। क्या आपको पता भी है मैं उसके बारे में कितना चिंतित हूँ। और लॉर्ड कार्सस कहते रहते हैं कि आपने अभी तो उसको देखा ही था, और ड्यूक कहते रहते हैं कि मैं तो बस उसकी आवाज सुनना चाहता था, क्योंकि जब से वह तहखाने में मिली है तब से मैं उसके बारे में चिंतित हूँ और आपने तो उससे बात भी कर ली है। यह सुनकर कार्सेस कहते हैं कि इससे मुझे याद आया कि मुझे इस बारे में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी करनी है। कार्सेस की बातों को सुनकर ड्यूक आश्चर्य से कहते हैं कि आखिर आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। क्या आप छोटी बच्ची के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। और ड्यूक कार्सेस कहते हैं हाँ। कार्सेस कहते रहते हैं कि छोटी बच्ची ने अपनी एबिलिटी को प्रकट कर लिया है, और यह सुनकर ड्यूक भी शॉक हो जाते हैं और कार्सेस कहते रहते हैं कि उन्होंने इस एबिलिटी को अभी ही प्रकट किया था। और ड्यूक अल्फियस आश्चर्य से कहते रहते हैं कि मैंने किसी भी एबिलिटी के इतने देर से प्रकट होने के बारे में कभी नहीं सुना है। और कार्सेस कहते रहते हैं कि आपने सही कहा, लेकिन उस छोटी बच्ची की एबिलिटी ना ही स्नो लेपर्ड की स्नो है और ना ही ब्लैक पैंथर की फायर है, और जो कि उसकी एबिलिटी है वो लाइट है। यह सुनकर ड्यूक अल्फियस शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा आपने, लाइट एबिलिटी? क्या आप इस बारे में निश्चित है कि वह लाइट मैजिक ही था? क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा था? और कार्सेस कहते हैं कि हाँ, मैंने यह अपनी आंखों से साफ साफ देखा था और वहाँ चारों तरफ रोशनी छा रही थी। ड्यूक अल्फियस यह सुनकर चिंतित होते हुए कहते हैं कि यह तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी एबिलिटी लाइट एबिलिटी है। तो क्या यह सच है कि वो पौराणिक कथा वास्तव में सच है? लाइट एबिलिटी के बारे में दो प्रकार के लेजेंड हैं जो कि पीढ़ियों से साम्राज्य में चलते आ रहे हैं, और वो यह है कि रुजेट नामक गॉड द्वारा एक बच्चे को लाइट मैजिक का आशीर्वाद प्राप्त है, और वो उस देश में भोर का समय लाएगा जहाँ सुबह नहीं होती, और वो लंबे अंधकार को समाप्त करके डार्कनेस और लाइटनेस के बीच में संतुलन स्थापित करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह लेजेंड बहुत ही पुराना हो गया है और इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं है कि लाइट मैजिक अस्तित्व में है, और इसीलिए यह लेजेंड सिर्फ एक कहानी मात्र बन गया है। ड्यूक अल्फियस सोचते रहते हैं कि जिस बच्ची के पास लाइट एबिलिटी है वो और कोई नहीं, उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसने कि उसे जागृत किया है। और अगर इस बारे में एम्परल कोर्ट और टेम्पल्स को पता लग गया तो वो दोनों ही इस बच्ची को लेना चाहेंगे, क्योंकि वह एक ऐसे लेजेंड का जीवित अवतार है जो कि पूरे साम्राज्य को हिला डालेगा। अपने पिता को इस बारे में चिंतित देखकर कार्सेस कहते हैं कि आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि एम्परल कोर्ट और ना ही टेम्पल दोनों ही केवल टीएन को लेने के लिए एस्ट्रियन परिवार से दुश्मनी करने का साहस नहीं कर सकते हैं। और ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि यह तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यही एक चीज नहीं है जिसके बारे में मैं परेशान हूँ, क्योंकि हमारे क्लैन में भी लाइट एबिलिटी वाले बच्चे के बारे में एक छिपा हुआ लेजेंड है ना। और यह लेजेंड
नेस्ट्रियन और एस्ट्रियन परिवार के मुखिया और उनके उत्तराधिकारियों को ही पता है, और वो यह है कि एस्ट्रियन और नेस्ट्रियन परिवार के सदस्य ग्लोरी लाइट के साथ अपनी आलसी शक्तियों को वापस से प्राप्त करेंगे। और ड्यूक विंडो के पास जाते हुए कहते हैं कि वो अपनी पूरी शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे, जो कि उनकी अभी पूरी शक्तियां नहीं हैं। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा अगर यह सच हो कि वो वही बच्ची हो जो कि लाइट एबिलिटी को यूज कर सकती है और एस्ट्रियन परिवार के श्राप को हटा सकती है। लॉर्ड कार्सस कहते रहते हैं कि पिताजी, यह तो लेजेंड है और लेजेंड सिर्फ एक लेजेंड ही रहता है। ड्यूक कार्सस कहते रहते हैं कि यह सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि टियन मेरी सबसे छोटी बेटी है और अभी अभी मैंने उसे ढूंढा है और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि उस पर किसी भी प्रकार का बोझ पड़े। और ड्यूक आल्फियस कहते हैं कि आपने ठीक कहा और यही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एक हफ्ते बाद के समय को बताया जाता है, जहाँ टेबल बहुत से डिलीशियस फूड से भरी हुई थी और ड्यूक कार्सस टियन को कहते रहते हैं कि अब सब ठीक है ना, क्या आपको अभी भी किसी चीज की जरूरत है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको असहज लग रही है। टियन सामने वाले सोफे पर सिर्फ एक कॉर्नर पर बैठी हुई थी। यह देखकर ड्यूक सोचते रहते हैं कि आखिर वो इतनी सी जगह में क्यों बैठी हुई है। लॉर्ड कार्सस अपने स्थान से खड़े होते हैं और वो टियन के पास जाते हुए कहते हैं कि आप थोड़ा इधर खिसक के आराम से यहाँ बैठ सकती है। और यह देखकर टियन कहती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे यहाँ बैठने में कोई भी तकलीफ नहीं है। यह देखकर लॉर्ड कार्सस टियन को गोद में उठाकर सोफे के बीच में बैठा देते हैं और यह देखकर टियन सरप्राइज हो जाती है। लॉर्ड कार्सस दूसरी ओर बैठते हुए कहते हैं कि क्या आपको अब नहीं लगता कि यह और भी ज्यादा कंफर्टेबल है। और यह सुनकर टियन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा। टियन को ऐसा व्यवहार करते देखकर लॉर्ड कार्सस सोचते रहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने इतनी जल्दी एक साधारण दयालुपूर्ण इशारे से अपनी सावधानी हटा ली। वो सोचते रहते हैं कि बस एक छोटा सा इशारा ही इस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। लेकिन यह सच है कि उन लोगों ने मुझे आपसे दूर किया है और खुशी के कितने पल जो आपको मिलने चाहिए थे वे आपसे छीन लिए गए। लॉर्ड कार्सस अपने चाय के कप को नीचे रखते हुए कहते हैं कि क्या आपको अभी भी वो दिन याद है जब आप यहाँ आई थी और वो वक्त जब आपने अपनी एबिलिटी को बेसमेंट में यूज किया था। और टियन हल्के से घबराते हुए कहती है कि क्या आप उस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे वो अच्छे से याद है। और ड्यूक कार्सस कहते हैं कि वो आपकी एबिलिटी है टियन। और यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है मेरी एबिलिटी। कार्सस कहते रहते हैं कि यह बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है, जो कि एक लेजेंडरी एबिलिटी जो अंधेरे देशों में सुबह लाने वाली कही जाती है और संसार की छायाओं को दूर भगाती है। और आप इस साम्राज्य में सबसे मूल्यवान प्राणी हैं। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है क्या सच में मैं। टियन सोचती रहती है कि यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं एक बेकार कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी और वैसे भी मैं अभी तक इस शक्ति का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाई हूँ। क्या यह सचमुच एक विशेष हो सकता है। लेकिन लॉर्ड कार्सस के पास मुझसे झूठ बोलने का कोई भी कारण नहीं है, तो यह सच ही होना चाहिए। टियन कहती है कि लॉर्ड कार्सस, क्या मैं अपनी एबिलिटी का उपयोग कर सकूं, तो क्या मैं इस एबिलिटी से एस्ट्रियन की मदद कर पाऊंगी। यह सुनकर लॉर्ड कार्सस शॉक होते हैं और अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं कि आपको परिवार की मदद करने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आप मेरी बेटी हैं और एस्ट्रियन परिवार का एक हिस्सा हैं और सदस्य हैं। उन्हें अपनी बेटी कहते सुनकर टियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि लेकिन ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि एक बच्चे को अपने परिवार के लिए उपयोगी होना चाहिए।
यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि यदि कोई परिवार केवल एक बच्चे पर निर्भर होकर जीवित रह सकता है तो उस परिवार का गायब हो जाना ही बेहतर है। और इसके अलावा टीएन, आपके जैसे बच्चे को इस प्रकार की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल वही करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और वैसे भी मैंने आपको आपकी योग्यता के बारे में इसीलिए नहीं बताया कि मुझे आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन बस मैं आपको इस बारे में बताना चाहता था। कार्सेस टीएन के सिर को सहलाते हुए कहते हैं कि टीएन, हमेशा यह याद रखना कि आपको बस अच्छा खाना चाहिए और दिल खोलकर खेलना चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ गई? टीएन सोचती रहती है कि मेरा बस यही काम है कि मुझे पेट भर के खाना खाना है और खेलना है। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और स्माइल करते हुए कहती है, लॉर्ड कार्सेस, मैं समझ गई। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और नेस्ट्रियन स्टेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंडर नेस्ट्रियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते रहते हैं कि क्या आपने अभी तक भी उसे नहीं ढूंढा है? उसे यहाँ से गायब हुए 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो नाइट को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि पूरे स्टेट को छान मारो। अगर वह गार्डन से भी दूर चली गई होगी तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी, इसीलिए जल्दी से उसे ढूंढो और जाओ। लॉर्ड नेस्ट्रियन सोचते रहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो ऐसी कड़क ठंड में बच पाई होगी, और अगर वो बर्फीले मैदानों में चली गई होगी तो निश्चित रूप से मर चुकी होगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से एस्ट्रियन को एहसास हुआ कि वह जीवित है, वो सोचते रहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने नम्र होने का दिखावा किया और फिर अपनी मर्जी से गायब हो गई, जैसे कि उसकी माँ हुई थी। कैसी श्रापित बच्ची है। यह बेहतर होता अगर वो यहाँ से चली जाती और खुद ही मर जाती। ड्यूक चेंडर आदेश देते हुए कहते हैं कि खोज करने वाले शूरवीरों को बताओ, यदि वे उसे मृत ही पाए तो उसकी लाश को वापस लेकर आए। यह सुनकर बटलर बाव करते हुए कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, और ड्यूक चेंडर कहते रहते हैं कि यदि वह जीवित हो तो उसे मार दिया जाए और वापस यहाँ लेकर आया जाए।